So today we are beginning the unit atoms and nuclei. उसमें पहला टॉपिक है बोहर्स थ्योरी. बोहर्स थ्योरी शुरू करने से पहले हमें डिस्कस करना है एक रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, और उसी का एक और नाम भी है बेटा, गीगर मास्डन एक्सपेरिमेंट. सो बी केयरफुल. कई बार ना ये वाला नाम लिखा होता है बेटा, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंटली जो याद रहता है वो रहता है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, बट कई बार गीगर मास्डन एक्सपेरिमेंट भी लिखा रहता है. सो बी केयरफुल. ये मत सोचना सर ने कराया नहीं है, सेम ही एक्सपेरिमेंट है. तो एक्सपेरिमेंट ये था कि हमें एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेना था. वो कई सारी पॉसिबिलिटीज हैं. वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज इज के बिस्मथ का एक आइसोटोप है जिसका मास नंबर है 214, या फिर रेडॉन यूज करो. आपने वो सुना होगा ना, मैरी क्यूरी वाला एक्सपेरिमेंट, रेडियम वाला, है ना. हम लोग कई बार कहते हैं कि हमारी घड़ी के अंदर ना, रात को घड़ी चमकती है, उसके अंदर शायद रेडियम लगा हुआ है. गलत बात बेटा, रेडियम नहीं है उसके अंदर. रेडियम में से निकलती हैं बेटा न्यूक्लियर एमिशंस, अल्फा पार्टिकल्स. वो हमारे लिए डेंजरस है. तो घड़ी में रेडियम लगाना पॉसिबल नहीं है. जो घड़ी रात को चमकती है उसके पीछे कुछ और मटेरियल्स हैं, और उस फिनोमिनन को बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस. सुना हुआ होगा आपने नाम. हाँ, रेडियम नहीं होता बेटा. रेडियम तो बेटा अगर लगा दिया तो बंदे की डेथ हो जाएगी. रेडियम इज इम्पॉसिबल. रेडियम घड़ी में नहीं लगता. रेडियम जो है वो न्यूक्लियर स्टडीज में यूज होता है. चलिए, तो बात ये हो रही थी कि हमें एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेना है. ये हमने जो बॉक्स है ये लेड का इसलिए रखा क्योंकि लेड जो है ना वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशंस है. अल्फा बीटा रेडिएशंस को ये अब्जॉर्ब करता है, यानी कि रेडिएशन इधर को नहीं निकलेंगी, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल है. तो अगर आप एक्सपेरिमेंट करते टाइम इधर खड़े हैं तो फिर आपको ये रेडिएशन नहीं पहुंचेंगे, इसलिए लेड बॉक्स. ओके. सामने रखना था एक गोल्ड फॉयल. गोल्ड फॉयल पे अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करना था. तो गोल्ड फॉयल आ गया यहाँ पे, उस पे अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए, और सामने एक जिंक सल्फाइड का स्क्रीन रखा जो कि पार्टिकल कहाँ कहाँ पे पहुंचे उनको कैप्चर कर सकता है, उनकी फोटोग्राफ ले सकता है. चलिए, ये आप एक्सपेरिमेंट जो है वो रफली ड्रॉ कर लेंगे. तो इसके जो आउटकम्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, उसके बेसिस पे क्या रिजल्ट निकले वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हुआ ये, नीचे की तरफ आइए बेटा. गोल्ड न्यूक्लियस जो था ना, ये तो एटम है पूरा. गोल्ड न्यूक्लियस जो अंदर सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, उसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल तो सीधे ही निकल गए, बैंड ही नहीं हुए. कुछ ऐसे थे जो थोड़े से बैंड हो गए, कुछ ऐसे थे जो ज्यादा बैंड हो गए, और कुछ ऐसे भी थे जो वापस मुड़ने ही शुरू हो गए, पीछे की तरफ को आ गए, लाइक दिस. और फिर और नीचे चले जाएंगे, गैप बढ़ता जाएगा. अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम का न्यूक्लियस होता है. जिन बच्चों को नहीं पता बेटा, प्लीज टेक केयर. अल्फा पार्टिकल इज, जब मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कराया तब बताया था, अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस. हीलियम न्यूक्लियस मतलब हीलियम के हमें बाहर जो दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, उनको हटाना है. उसको हटाने के बाद जो बच गया वो है अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस. तो उसपे होगा प्रोटॉन, उसमें दो प्रोटॉन्स, दो उसके अंदर न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं. तो एज अ रिजल्ट प्रोटॉन प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव ई प्लस ई प्लस ई, तो इस पे चार्ज रहता है +2e. चार्ज इज +2e. तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज भी पॉजिटिव,
एंड जो न्यूक्लियस है यहाँ पे उसका चार्ज भी पॉजिटिव, तो बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव पहले करेंगे ना। तो एज अ रिजल्ट जो अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल इसके पास से निकलते हैं, जो अल्फा पार्टिकल पास से निकलेंगे वो ज्यादा मुड़ते हैं, जो दूर से निकलेंगे जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा, पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मोर इज द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, लेसर इज द फोर्स, तो जो दूर से निकलेंगे वो ऑलमोस्ट बिना मुड़े निकल आए। चलो अभी स्क्रीन से मैं एक्स्ट्रा चीजें हटा रहा हूं। तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वेंट अनडेविएटेड, सीधे निकल गए, कुछ थोड़े से बेंड हुए और बहुत ही कम ऐसे थे जो ज्यादा बेंड हुए, और थाउजेंड्स में से कोई एक ही था जो वापस आ गया मुड़ के। चलो एक काम करो जरा, हेडिंग दे दो पहले, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अनदर नेम इज गीगर मास्डन एक्सपेरिमेंट, ये नाम भी लिखा हो तब भी आपको यही लिखना है सेम। तो ये है एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ये है कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो कैसे कैसे मुड़े। अब इसके बाद इसके आएंगे ऑब्जर्वेशंस, पहले आप इतना नोट करिए। ओके, अब बात करते हैं कि फिर इस एक्सपेरिमेंट में जो अल्फा पार्टिकल्स का स्कैटरिंग एंगल था, स्कैटरिंग एंगल मतलब कितने एंगल से वो मुड़ गए। अल्फा पार्टिकल ओरिजिनली ऐसे जा रहा था, न्यूक्लियस के पास से निकलने के बाद इसका मोशन इधर को हो गया, तो ये कितने एंगल से स्कैटर हुआ। तो स्कैटरिंग एंगल थीटा का ग्राफ बनाएं कि कितने पार्टिकल्स स्कैटर हुए उतने एंगल पे। तो जो पार्टिकल्स स्कैटर हुए ही नहीं, यानी बहुत कम स्कैटर हुए, उनका नंबर तो था बहुत ज्यादा, और जो ज्यादा स्कैटर हुए उनका नंबर कम, जो और ज्यादा स्कैटर हुए और भी कम, फिर और कम, फिर और कम, और जो वापस मुड़ के आ गए थीटा जिनका 180 डिग्री था वो बहुत ही कम थे। तो इनको बेटा पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। तो आपने ग्राफ ड्रॉ करना है बिटवीन एंगल ऑफ स्कैटरिंग एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट दैट टाइम। तो ग्राफ जो है वो कर्व की शेप में आएगा, ग्राफ भी बना दीजिए एक बार। ओके, अब है कि इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशंस क्या, तो मैंने काफी पॉइंट आपको बता दिए। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स बिना मुड़े स्ट्रेट बेटा पास हो गए, मुड़े ही नहीं बहुत सारे पार्टिकल्स। दूसरा, some alpha particles were deflected by the foil at small angles, और कुछ ही पार्टिकल ऐसे थे थाउजेंड्स में से एक, जैसे यहाँ पे लिखा 12,000 में से एक, जो रिबाउंड हो गए, यानी कि गोल्ड न्यूक्लियस को इंटरेक्ट करके एग्जैक्टली वापस आ गए। ऐसे एक पार्टिकल था आउट ऑफ 12,000। इससे क्या कंक्लूजन निकले। पहला, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स बिना बेंड हुए स्ट्रेट निकल गए, इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर बहुत छोटी सी जगह है जहां पे पॉजिटिव चार्ज है, और एटम के अंदर काफी सारा स्पेस जो है ना वो खाली पड़ा है, एम्प्टी है। सेकंड, जो पॉजिटिव चार्ज है जो इन चार्जेस को रिबाउंड करता है वो बहुत ही छोटे से स्पेस में है, उसको न्यूक्लियस का नाम दिया गया। अगर मैं बात करूं एग्जैक्ट डायग्राम की, तो अगर एटम इतना बड़ा है जितना मैंने ड्रॉ किया अभी स्क्रीन पे, इतना बड़ा अगर एटम है ना, तो न्यूक्लियस मैंने ये जो पॉइंट मार्क किया ना सेंटर पे, इससे भी छोटा है। न्यूक्लियस की जो ऑक्यूपेंसी है स्पेस की, वो एटम के अंदर बहुत छोटी सी है। तो वही बोला कि एटम के अंदर काफी सारा स्पेस तो खाली पड़ा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूक्लियस का, वो तो हम ना दिखाने के लिए ऐसे लिख देते हैं इसको, इतना बड़ा तो है ही नहीं ये मैंने ये जो डॉट मार्क किया ना इससे भी छोटा है। तो एक बहुत छोटा सा स्पेस है एटम के अंदर जहां पे सारा पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, उसको न्यूक्लियस कहेंगे। और थर्ड है, जो मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम है। मान लीजिए एक काम करते हैं, एटम जो है ना पूरा मान लो, इतना होता नहीं है, मान लो
5 किलो का है। तो 5 किलो में से यहाँ पे जो मास पड़ी है ना, वो बेटा है 4.999 केजी। मेन जो 5 केजी का असली पार्ट है वो तो न्यूक्लियस में ही होता है, और जो बाकी का रह गया 0.001 केजी, वो बेटा वो जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वो उनके पास है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो बहुत ही छोटा पार्ट है एटम का। मेन जो मास है एटम की वो न्यूक्लियस में ही कन्फाइंड होती है। चलो आपको ये सारा कुछ नोट डाउन नहीं करना, जो स्क्रीन पे सिर्फ बचा हुआ है वही लिखेंगे। एंड एंड में रदरफोर्ड ने इसके बेसिस पे फिर एक जो ये एनालिसिस किया, कंक्लूजन निकले, उसके बेसिस पे जो एटम का मॉडल रदरफोर्ड ने दिया, दैट मॉडल इज कि एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है एटम का जिसको न्यूक्लियस कहेंगे, वहीं पे सारा मास भी है और वहीं पे सारा पॉजिटिव चार्ज भी है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि होता तो एटम न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव भी होगा। नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन्स, वो न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स में घूमेंगे। न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज के कंपेरेबली बहुत छोटा होगा। ये रदरफोर्ड का मॉडल था। अब आप ये सारे पॉइंट्स एक बार नोट डाउन, और इन पे छोटे छोटे क्वेश्चंस 1 मार्क के आ सकते हैं। तो फेलियर ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने ना ये तो प्रेडिक्ट कर दिया कि न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट करना है, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि कितने कितने रेडियस पे वो घूम सकते हैं या रेडियस फिक्स्ड है कि नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग तो ये था कि एक तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है। इसको एक्चुअली हम बोलते हैं बेटा क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में कोई भी रेडियस अलाउड होता है, और जब कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल अंडर सम एक्सेलरेशन, यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेट होता है, तो उसमें से एनर्जी भी रेडिएट होती है, जिनको हमने पढ़ा एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म होती जाएगी तो ये धीरे 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 इसका रेडियस कम होता जाएगा और कम होता जाएगा और कम होता जाएगा, और ये अल्टीमेटली स्पाइरल शेप में जाके न्यूक्लियस में ही गिर जाएगा। तो ये एटम को अनस्टेबल बनाता है। तो इसको बेटा फिर हमें डील करना था एक और प्रोसेस से। तो अब यहां से शुरू होती है सो कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स। बेटा क्लासिकल में एनीथिंग इज अलाउड, क्वांटम में कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज ही अलाउड होती हैं। डिस्क्रीट मींस कुछ खास खास वैल्यूज ही अलाउड होंगी, हर वैल्यू अलाउड नहीं है। जैसे जैसे क्लास में आप, टीचर जब अटेंडेंस लेता है और बाद में वो बताता है कि मेरी क्लास में ना आज 37 बच्चे प्रेजेंट हैं आउट ऑफ 40, तो ये जो नंबर है ना, ये डिस्क्रीट नंबर होता है बेटा। या तो 36 हो सकता है, 37 हो सकता है, 38 हो सकता है। 37.2 नहीं हो सकता कि मेरी क्लास की अटेंडेंस आज 37.2 है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो क्वांटम फिजिक्स भी बेटा वो फिजिक्स है जिसमें क्वांटिटीज की कुछ खास खास वैल्यूज ही अलाउड होती हैं, उसको क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। तो यहां से फिर शुरू होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन जिसको लिखा था, ठीक है, वो इसी का ही पार्ट है। यानी क्वांटम फिजिक्स में बोर्स थ्योरी भी इसी में बेस्ड है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऐसा नहीं कि कहीं भी घूम लेंगे, इनको एक खास ऑर्बिट में ही घूमना होगा। उस ऑर्बिट के लिए कुछ कंडीशंस हैं, और वो फिर कंडीशंस बनाती हैं ऑर्बिटल्स को डिस्क्रीट, कि कुछ खास खास ऑर्बिट्स ही अलाउड है। रदरफोर्ड ने ऐसा नहीं कहा कि खास खास ऑर्बिट्स ही अलाउड है। इसके बाद
ये हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा है, स्पेक्ट्रा मतलब एक बल्ब लेना है, उसको पहले वैक्यूम कर देना है। वैक्यूम करने के बाद उसमें लो प्रेशर हाइड्रोजन गैस भरी जाएगी। वैक्यूम करने के बाद सेकंड स्टेप, हाइड्रोजन गैस फिल करो लो प्रेशर पे। इसमें से फिर करंट पास करते हैं 2 इलेक्ट्रोड लगा के, तो यहां से बेटा लाइट निकलती है। उस लाइट को हम अगर प्रिज्म में से पास करें, यहाँ पे देखिए, लाइट को प्रिज्म में से पास करें तो हमें दिखता है, ये तो एक ऑर्डिनरी बल्ब है। ऑर्डिनरी बल्ब जो है ना, उसका जो स्पेक्ट्रम है वो तो कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस मतलब आपको हर जगह ना कोई कलर नजर आएगा। इस तरह की स्पेक्ट्रम को बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन को गर्म किया, उसमें से करंट पास किया, उसकी जो लाइट निकली उसको एक प्रिज्म में से पास किया, तो आपको स्पेक्ट्रम में बहुत सारा एरिया तो मिलता है डार्क। कहीं पे एक रेड लाइन आएगी, कहीं पे एक ब्लू लाइन आएगी, एंड सो ऑन, कहीं पे पर्पल। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। सुना होगा आपने केमिस्ट्री में। ये वाले को बोलते हैं कंटिन्यूअस। तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस ना होके लाइन स्पेक्ट्रम है, वो रदरफोर्ड मॉडल से एक्सप्लेन नहीं होता। रदरफोर्ड मॉडल में तो हर साइज की ऑर्बिट अलाउड है, हर एनर्जी का ऑर्बिट अलाउड है। अगर हर एनर्जी का ऑर्बिट अलाउड है, दैट मींस जो ट्रांजिशंस आप पढ़ते हैं कि हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जब लोअर में आएगा तो उसकी एनर्जी का लॉस होगा, तो फिर तो फोटो निकलेगा, लाइट निकलेगी। तो लाइट अगर हर वेवलेंथ की निकलेगी तो हर वेवलेंथ पे आपको यहाँ पे लाइट मिलेगी, तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आएगा। लेकिन कॉन्टिन्यूस नहीं आता। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कुछ खास खास जगह पे लाइनें हैं, और बाकी जगह बेटा जो है वो ब्लैक पड़ा है, यहाँ कोई लाइन नहीं है। तो लाइन स्पेक्ट्रम होने का मीनिंग भी यही है कि सभी ऑर्बिट्स अलाउड नहीं है, कुछ खास खास स्पेसिफिक रेडियस की ऑर्बिट्स ही अलाउड होंगी। चलो, आपने डायग्राम नहीं ड्रॉ करना, आप सिर्फ जो ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसी को नोट डाउन करेंगे, फिर हम शिफ्ट होंगे बोहर्स थ्योरी। तो ऐसा है कि जो न्यूक्लियस था, जो अल्फा पार्टिकल जस्ट यहां से होके वापस आया, वो न्यूक्लियस के कितना नियरेस्ट क्लोजेस्ट आ सकता है, उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और इसी को हम अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ न्यूक्लियस भी मान लेते हैं। एग्जैक्टली नहीं है, थोड़ा छोटा होगा, इससे ऑब्वियस है। जैसे बेटा आप एक स्टोन को ना ऊपर को फेंकते हो, तो एक जगह जाके उसकी ना वेलोसिटी जीरो हो जाती है। जहां वेलोसिटी जीरो होती है ना, आप जानते हैं कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी ना, हाफ एम वी स्क्वायर, वो यहाँ पे जाके टोटली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है। ऐसा किया हमने कई बार, मास मास कैंसिल करके ना कैनेमेटिक्स में। अगर पूछे कितनी हाइट तक जाएगा, तो हाइट का फॉर्मूला होता है v²/2g। कई बार किया हमने 10+1 में। उसी तरह यहाँ ग्रेविटी का रोल तो नहीं है। यहाँ पे एक चार्ज है अल्फा पार्टिकल का, उसमें 2 प्रोटॉन्स हैं, तो उनका चार्ज होगा +2e। और इधर अपने पास गोल्ड न्यूक्लियस है। अगर गोल्ड का एटॉमिक नंबर है z, तो उसमें z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। उसको मैं e से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये चार्ज आ गया। एक चार्ज अपने पास Q1 है, एक चार्ज Q2 है। और पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में P = 1/4πε0, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट, डिवाइड बाय डिस्टेंस ओनली। स्क्वायर नहीं डालना बेटा, स्क्वायर डाल देंगे फिर तो कूलम्बिक फोर्स आ जाती है, फोर्स नहीं लिखना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये। तो जिस तरह मैंने आपको ये वाला एग्जांपल बताया, जो काइनेटिक एनर्जी है वो ऊपर को जाते 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 एंड में जाके ना सारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है।
उसी तरह से ये जो अल्फा पार्टिकल है जिसका चार्ज है 2e, ये जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास जाएगा ना, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो पोटेंशियल में चेंज होनी शुरू हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, और यहाँ पे जाके वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, काइनेटिक एनर्जी खत्म, सारी एनर्जी पोटेंशियल में चेंज हो जाएगी। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखूं मैं 1/4πε0 Q1 Q2 by R0, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और इधर बेटा मैं लिखूं काइनेटिक एनर्जी जो खत्म होके पोटेंशियल में चेंज हो गई है। तो यहां से हम लिख पाएंगे R0 का वैल्यू क्या, इसको उठा के नीचे ले जाओ, R0 को ऊपर ले आओ, ये फॉर्मूला बन जाएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। तो ये तो मैंने आपको डिराइव करके दिखा दिया। यहाँ पे आप चाहे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल लिख लो, एक ही बात है, या हाफ mv² लिखो, दोनों चलेंगे। ओके, अब मैं इसको हटा रहा हूं। अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप लेफ्ट वाला हटा देते हैं, लेफ्ट वाला पार्ट नहीं चाहिए हमें। इसको इरेज करता हूं, और आप जो राइट में मैंने लिखा ना वो लिख लो बेटा, इसको छोड़ देते हैं। चलो, जो स्क्रीन पे बचा हो बेटा वो नोट डाउन कर लो जरा थोड़ा सा। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है वो जैसे जैसे ये न्यूक्लियस के पास जाएगा वो पोटेंशियल में चेंज होती जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी पूरी तरह जीरो हो जाएगी तो ये सारी एनर्जी हाफ mv² पोटेंशियल में बदल जाएगी। इसी को यूज करके हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का रिलेशन। R0 वो सबसे कम डिस्टेंस जहां से आके अल्फा पार्टिकल वापस मुड़ा। ओके, सो न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल जो यहां से वापस आके चला गया वो कितना क्लोजेस्ट आएगा, उस डिस्टेंस को बोलेंगे हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। वो डिस्टेंस जहां पे आके अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाती है, पार्टिकल रेस्ट पे आ जाता है। उस टाइम काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। दोनों को इक्वेट करेंगे, R0 आपको निकालना है, उसको ऊपर ले आइए, और बाकी जो रिलेशन बच गया राइट हैंड साइड पे वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला है। चलो एक बार इसको भी नोट डाउन। इम्पैक्ट पैरामीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उन पार्टिकल्स के लिए जो रिबाउंड नहीं हुए, कुछ एंगल से मुड़ गए, एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा। तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर है अगर ये बेंड नहीं होता तो ये न्यूक्लियस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था, ये और ये सेम ही है, एक ही बात है। तो जस्ट फॉर्मूला आपको लर्न करना है, किसी किसी जगह पे काम आ सकता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टार रेटिंग 0। तो बोर्स थ्योरी जो है, जो शॉर्ट कमिंग्स थे रदरफोर्ड मॉडल में ना, वो बोर्स थ्योरी में रिमूव होते हैं, बट परफेक्ट ये भी नहीं है, इसके आगे भी है। बाद में एक नया मॉडल आता है, हायर स्टडीज में पढ़ोगे, अभी नहीं है इस साल आपको, उसको समरफील्ड मॉडल कहते हैं। बोहर ने भी ये एज्यूम किया कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट करते हैं न्यूक्लियस के अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट। बाकी आपने देखा हुआ है बुक्स में ना, ऑर्बिट्स जो है इलेक्ट्रॉन की ऐसे भी दिखाई होती है, इलिप्टिकल, वो भी होती है। वो फिर बोहर के बाद फिर अगला मॉडल है समरफील्ड मॉडल, लेकिन वो हायर स्टडीज की बात है। हमारा जो टॉपिक है वो बोहर्स मॉडल पे खत्म होगा, हमने यहीं तक करना है। तो बोहर के अकॉर्डिंग जो ऑर्बिट्स अलाउड है इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए, वो कुछ खास खास ऑर्बिट्स ही अलाउड है। इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम सकता है, एक और अगली ऑर्बिट में घूम सकता है, लेकिन बीच में यहाँ पे कोई ऑर्बिट अलाउड नहीं है। सो उन ऑर्बिट्स पे क्या कंडीशन है, कंडीशन इज कि सर्कुम्फ्रेंस जो है ना वो ऑर्बिट का ऐसा होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड जो
डी ब्रोगली वेव है, डी ब्रोगली वेव, उसका इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इस सर्कम्फ्रेंस में पूरे पूरे फिट आने चाहिए। जैसे कि ये हो गई वेव नंबर 1, क्रेस्ट प्लस ट्रफ मिला के एक वेव, ये हो गई वेव नंबर 2, ये हो गई वेव नंबर 3, दिस इज 4, this one is 5 and this one is 6। चेक करो, पूरी पूरी 6 वेव्स पूरी पूरी फिट हो गई हैं। यानी जो एक वेवलेंथ है ना लैम्डा, ऐसे यहां से लेके यहां तक एक वेवलेंथ है लैम्डा, तो जो सर्कमफ्रेंस है ऑर्बिट का ना 2 पाई आर, उसमें यहाँ पे 6 वेवलेंथ आ रही है, 6 लैम्डा के इक्वल है। तो इन जनरल क्या होगा, 2 पाई आर जो लेंथ है ना, वो लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। और लैम्डा पिछले चैप्टर से याद होगा आपको, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला, मैटर वेव्स का फॉर्मूला था h/mv, याद आ गया होगा। तो आपने लैम्डा को h/mv लिख देना है, और यहां से एक कंडीशन निकल आएगी, मैं mv को लेके आ रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड पे, mv इंटू आर शुड बी इक्वल टू nh बाय, ये 2 पाई यहां से हटा रहा हूं, डिवाइड बाय 2 पाई। अब जरा बच्चे बताएंगे बेटा, mv इंटू आर, mv था मोमेंटम, मोमेंटम को एक ऑब्जेक्ट सर्कल में चल रहा है जिसका रेडियस r है, अगर उसके मोमेंटम को रेडियस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आती है? काफी बच्चों ने आंसर दे दिया है, स्टॉक नहीं आता बेटा। तृप्ति के आंसर ठीक है, मन सिमरन का ठीक है, एंगुलर मोमेंटम होता है बेटा। क्या बेटा गलत हो गया, mv को इंटू आर करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम आता है। तो ये जो mvr लिखा हुआ है ना, ये एंगुलर मोमेंटम है। तो बोहर्स थ्योरी में कंडीशन जो ऑर्बिट पे लग गई वो है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। केमिस्ट्री में भी ऐसे पढ़ा होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, इंटू n होना चाहिए, बस दैट इज द कंडीशन। चलो मैं एक्स्ट्रा इरेज करके आपको साफ साफ करके दिखाता हूं। सो पॉइंट इज कि वही ऑर्बिट्स अलाउड हैं जिनमें एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है। तो ये जो अभी आपकी स्क्रीन पे आएगा ना, इतना भी एग्जाम में 2 मार्क्स का कई बार आ चुका है, कई बार आ चुका है। तो कंडीशन क्या है, जो एक एक ऑर्बिट है ना, उसके अंदर या तो 3 वेवलेंथ पूरी पूरी समा जाए, या फिर 4 समा जाए पूरी पूरी, 1 2 3 4, या 5 वेवलेंथ आ जाए उसके अंदर, 6 भी आ सकती हैं, एंड सो ऑन। तो जो ऑर्बिट का सर्कमफ्रेंस है 2 पाई आर, उसमें वेवलेंथ का इंटीग्रल नंबर एडजस्ट होना चाहिए, लैम्डा का वैल्यू डी ब्रोगली रिलेशन से h/mv, mv को ले गए इधर, 2 पाई को ले आए नीचे, mv को ऊपर 2 पाई को नीचे ले आए, mvr होता है एंगुलर मोमेंटम। तो कंडीशन इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए। चलो अब जरा नोट डाउन करिए, समझ आपको आ गया, मैंने 2 बार करा दिया। ओके, अब आते हैं बेटा, एक तो कंडीशन लग गई mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। दूसरा, इलेक्ट्रॉन को चलना है सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r। वो फोर्स कहां से मिलेगी, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा वहां से मिलेगी। ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का अगर एटॉमिक नंबर है Z, तो न्यूक्लियस का चार्ज होगा बेटा Ze Q1,
इलेक्ट्रॉन का चार्ज Q2 इक्वल टू E, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ओनली मैग्नीट्यूड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू, जितना रेडियस उतना डिस्टेंस होगा उनमें। फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहला चैप्टर 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। 1/ε0 को यहाँ पे स्मॉल k लिखा गया है। एक्चुअली मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको रिकमेंड नहीं किया कि आप इसको k लिखो, क्योंकि वहां पे कैपिटल K भी हुआ करता था, तो वो कंफ्यूज करता है आपको, जिसको हमने नाम दिया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पर अब डाइलेक्ट्रिक तो नहीं आना, इसलिए आप के जो है ना सेफली चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्मॉल के लिखना बेटा, कैपिटल के मत डाल देना, स्मॉल के। Q1 हो गया ZE और Q2 हो गया ओनली E डिवाइड बाय R स्क्वायर, यही लिखा हुआ बेटा। ये जो इलेक्ट्रॉन को फोर्स मिलेगी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, उससे सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला था mv स्क्वायर बाय r। ओके, तो अब क्वेश्चन इज कि अपने पास ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मुझे निकालना है कि जो nth ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन का, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, मान लो मुझे निकालना थर्ड ऑर्बिट का कितना रेडियस है, या nth ऑर्बिट का रेडियस क्या है, उसके लिए एक फॉर्मूला डेवलप करेंगे। उसके लिए करना आपने है, आपके लिए छोड़ रहा हूं आगे में, आगे क्या करना है, आपने इक्वेशन वन में से v का वैल्यू निकालना है। v का वैल्यू जो भी आएगा, उस v का वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट करिए एंड सॉल्व फॉर r, और मुझे बताइए बेटा कि आपका क्या आंसर आता है। आगे अपने आप शुरू हो जाइए, दोबारा देख लो बेटा। इक्वेशन 1 से v का वैल्यू निकाला NH/2πmr, उसको इक्वेशन 2 में डाला, लेकिन स्क्वायर करना था, v स्क्वायर। r स्क्वायर कैंसल, एक m से एक m कैंसल, स्क्वायर था ना, एक m कैंसल। बस ये जो r बचा हुआ है, इसको राइट पे शिफ्ट कर लो और बाकी सभी टर्म्स को लेफ्ट पे ले आओ, आंसर आ जाएगा। इक्वेशन 1 से v निकाला, इक्वेशन 2 में v की जगह इसका स्क्वायर करके पुट कर दिया, और यहाँ पे जो r बचा हुआ है, इसको r को ले आओ ऊपर। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का सही है बेटा, वेरी नाइस। r को ऊपर ले गए, ZE स्क्वायर को नीचे ले आओ, रेडियस का फॉर्मूला आ गया। चलिए, जिनका बेटा मैच कर गया वेरी नाइस, अदरवाइज पूरा करो अभी। हाइड्रोजन के लिए Z का वैल्यू होगा 1, तो उसका जो पहले ऑर्बिट का रेडियस है हाइड्रोजन एटम में, n इक्वल टू 1 वाला जो ऑर्बिट है, उसका रेडियस, Z को 1 पुट कर दें, n को भी 1 पुट कर दें, तो आएगा h स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर के यानी वही 1/4πε0 वाला इलेक्ट्रॉन का मास इंटू ई स्क्वायर। इस रेडियस को बेटा बोलते हैं बोहर रेडियस। हाइड्रोजन एटम का पहले ऑर्बिट का रेडियस जो है, उसको बोहर रेडियस कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो अपनी पहली इक्वेशन थी बोर्स हाइपोथेसिस से आई, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू NH/2π। दूसरा इक्वेशन सर्कुलर मोशन में चाहिए होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। के हमने लिखा है 1/4πε0 की जगह, ताकि ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े लिखने के लिए। रेडियस हम निकाल चुके हैं nth ऑर्बिट का। अब एक चीज का ध्यान रखना, रेडियस जो है वो n के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। हाँ जी, विभू का क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन जो है उसी के रेडियस को बोहर रेडियस क्यों बोला, क्योंकि सबसे छोटा जो है ना एटम वही है, उसके बाद फिर बड़े आएंगे, उनके रेडियस को ना बोहर रेडियस की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे अर्थ का डिस्टेंस जो है सन से, उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं,
तो जो बाकी के प्लैनेट्स है डिस्टेंस को ना हम AU की फॉर्म में लिख देते हैं। ओके, अब है nth ऑर्बिट में वेलोसिटी क्या आएगी। उसके लिए काम आसान है, आप क्या करो, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करो, देखो क्या आता है। तो डिवाइड करने पे m से m हो जाएगा कैंसिल, v का एक पावर कैंसिल होगा, v स्क्वायर था ना, एक v कैंसिल, ठीक है। ये r जब नीचे जाएगा तो r स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर पूरा ही कैंसिल। तो सॉल्व करने पे आपके पास आना चाहिए 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन NH, ये 2 पाई ऊपर चला जाएगा। अच्छा, अब देखने वाली चीज ये है कि जो रेडियस है वो तो n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी बेटा याद रखना, न्यूमेरिकल्स में काम आ जाएगा। रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, but velocity is inversely proportional to number of the orbit। जैसे जैसे हम बाहर को जाते हैं ना न्यूक्लियस से, स्पीड जो है इलेक्ट्रॉन की कम होती जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन स्लो चलते हैं, ये वाले फास्ट चलते हैं, ये वाले और भी फास्ट चलेंगे। स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। चलिए, अब आखिरी रह गया, अब हमने निकालनी है एनर्जी इन nth ऑर्बिट। एनर्जी मतलब काइनेटिक भी होगी, पोटेंशियल भी होगी, और टोटल एनर्जी भी लिखनी है। ये दो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, रेडियस निकल आया, वेलोसिटी निकल आई। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, यही फॉर्मूला अपना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया है पहले ही, वेरी नाइस। चलो, पहले इक्वेशन 2 से अगर मैं r से एक r कैंसिल कर दूं तो mv स्क्वायर आ जाएगा अपने पास। देखो जरा, r से एक r कैंसिल किया तो mv स्क्वायर आएगा k z स्क्वायर बाय r, और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर इंटू हाफ, और कर दो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। पोटेंशियल एनर्जी आज भी बता के हटाऊं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सेट ऑफ चार्जेस, वो होता है 1/4πε0, जिसको हमने k लिखा हुआ है, इनटू Q1 Q2 बाय R। 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R। अब Q1 क्या है, न्यूक्लियस का चार्ज, जिसको हमने ZE लिखा हुआ था, और पोटेंशियल एनर्जी बीइंग स्केलर क्वांटिटी, इसमें बेटा साइन ऑफ चार्ज भी यूज करना पड़ता है। तो Q2 यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज, उसको -E लिखा जाएगा, डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी अपनी -K ZE स्क्वायर बाय R, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -K ZE स्क्वायर बाय R। एंड लास्टली टोटल एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का टोटल, K कॉमन दोनों जगह है, ZE स्क्वायर भी कॉमन दोनों जगह है, R भी दोनों जगह है कॉमन। काइनेटिक एनर्जी में से बचेगा अपने पास प्लस हाफ, पोटेंशियल एनर्जी में बचेगा -1, तो ये आएगा -K ZE स्क्वायर बाय 2R। चलो एक बार नोट डाउन करिए, फिर मैंने R की वैल्यू पुट करनी है इसमें। तीनों एनर्जीज हम लिख चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी लिख चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी लिख चुके हैं, टोटल एनर्जी लिख चुके हैं। अब क्या करना है, टोटल एनर्जी में ना R का वैल्यू पुट करना है, ये वाला इक्वेशन 3 वाला। R उल्टा आएगा, नीचे आना बेटा, n स्क्वायर h स्क्वायर नीचे, 4 पाई स्क्वायर k m z e स्क्वायर ऊपर, ये 2 से हो जाएगा कैंसिल। अब जब ध्यान से देखो क्या क्या आया। पहली बात तो एनर्जी आ रही है नेगेटिव, एनर्जी इज नेगेटिव। नंबर 2, 2 पाई स्क्वायर
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही बार आया m, के 2 बार हो गया बेटा, ध्यान से देखो जरा, के एक ये पड़ा है एक ये पड़ा है, तो के का स्क्वायर आएगा। z भी 2 बार आ गया, मैंने एरो मार दिया दोनों जगह, z का भी स्क्वायर आएगा। ई स्क्वायर 2 बार आया तो बन गया e⁴। अब मैंने ये जो फर्स्ट पार्ट लिखा, पहली जो ब्रैकेट है, ये वो पैरामीटर्स हैं जो कि हर न्यूक्लियस में ऐसे ही आने हैं, हर एटम में। ये तो कांस्टेंट है। हाँ, z की वैल्यू हर न्यूक्लियस की डिफरेंट, और हर ऑर्बिट का n भी डिफरेंट। z चेंज होता रहेगा, n का वैल्यू चेंज होता रहेगा, और जो आगे आगे वाला पार्ट है ना, ये 2π² मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/4πε0 का स्क्वायर, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का पावर 4, प्लैंक्स कांस्टेंट का स्क्वायर, ये सारे कांस्टेंट्स हैं। तो अभी इन फ्यूचर क्या करेंगे हम, देखा होगा आपने ना बुक्स में, केमिस्ट्री में, इसकी वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखी रहती है, ये फर्स्ट पार्ट की, और बाकी z²/n² रहता है। हाइड्रोजन की बात करें तो z भी 1 आएगा, हाइड्रोजन में z भी 1 रहेगा। तो हाइड्रोजन के लिए आपने केमिस्ट्री में ऐसे लिखा था +1 में, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। आज भी वही करेंगे। चलो अभी तो जो स्क्रीन पे आ रहा है रिटन वाला, वो नोट कर लीजिए, बाकी मैंने एक्स्ट्रा भी मूव कर दिया। इसको आगे पूरा करते हैं हम। वही इक्वेशन जो एनर्जी वाली है, उसको हाइड्रोजन एटम के लिए लिखे तो z का वैल्यू मैंने यहां पुट कर दिया 1, और ये सारा कुछ सॉल्व करके, वैसे तो आंसर ना जूल में आता है, सारा कुछ सॉल्व करके उसको अगर हम इलेक्ट्रॉन्स चार्ज से डिवाइड कर दें तो फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर रहता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी है ना, एनर्जी का यूनिट जो है वो जूल होता है वैसे तो, बट जूल में ना ये एनर्जी बहुत कम आएगी, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम चेंज कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सॉल्व करने पे ये जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट ब्रैकेट है ना, इट टर्न्स आउट टू बी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 1 कर देना, हाइड्रोजन नहीं है तो साथ में z² भी आएगा। अब अगर हम n का वैल्यू पुट करें 1, यानी कि जो हाइड्रोजन एटम है उसमें पहला ऑर्बिट, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, वो एनर्जी होगी 1 का स्क्वायर करेंगे तो यही आ जाएगा ना, सो सिंपल। ये फर्स्ट ऑर्बिट हो। अब अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में पड़ा हो, E2 निकालना है आपको, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देना, 2² यानी 4, इसको 4 से डिवाइड करो। ये जो 5 वैल्यूज है ना हाइड्रोजन एटम की, अगर याद कर सको थोड़ा सा आसान रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालना। थर्ड ऑर्बिट में n = 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो ये -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अब आगे के दो अपने आप पूरे करो और मुझे बताओ क्या वैल्यू आ रही है। E4 निकालो, E5 निकालो, 5 तक निकालना बेटा आपने बस। E4 एंड E5 चैट बॉक्स में लिखेंगे क्या आ रहा है। सो सेम वे E4 निकाला, should be -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड लास्ट इज E5। E5 तक आपको अगर याद कर लो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं याद रहा तो कोई बात नहीं है। न्यूमेरिकल्स जो है ना थोड़े से इजीली सॉल्व होते हैं अगर आपको ये पांचों वैल्यूज हाइड्रोजन के लिए याद है। हाँ चलिए चलिए, ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। यहाँ पे क्लोज करेंगे आज हम, फिर थोड़ा सा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे जाना है, टाइम लगेगा उसमें। हाँ जी, कोई डाउट है यहाँ तक पूछ सकते हैं।